एक बहुत ही आम स्थिति पर गौर करते हैं। कोई स्टार्टअप एक बेहतरीन वेब प्रोडक्ट लॉन्च करता है और अचानक रातों रात वो साइट वायरल हो जाती है। बिल्कुल, शायद रेडिट पर या किसी बड़ी टेक न्यूज़ वेबसाइट के कवरेज के कारण। ट्रैफिक का ग्राफ सीधा ऊपर जाने लगता है। हाँ, लाखों की संख्या में हिट्स आने लगते हैं और फिर अचानक वेबसाइट क्रैश हो जाती है। स्क्रीन पर सिर्फ 503 सर्विस अनअवेलेबल या डेटाबेस कनेक्शन एरर दिखाई देता है, जो कि किसी भी डेवलपर के लिए सबसे डरावना सपना होता है। सही कहा। इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी बात को डिकोड करना है कि ऐसा आखिर क्यों होता है और इंटरनेट की दिग्गज कंपनियां इस तबाही को कैसे रोकती हैं। हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि कैसे एक साधारण डिप्लॉयमेंट से शुरू होकर सिस्टम्स को लाखों कॉन्करेंट कनेक्शंस तक के लिए स्केल किया जाता है। आज का हमारा स्रोत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस कोर्स CS75 में डेविड मैलन द्वारा वेब स्केलेबिलिटी पर दिया गया लेक्चर है, जो सिस्टम आर्किटेक्चर के पीछे की इंजीनियरिंग को परत दर परत समझाता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं कि कैसे इंटरनेट का ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। स्केलेबिलिटी सिर्फ सर्वर की क्षमता बढ़ाने का कोई तकनीकी कार्य नहीं है। मैं मानती हूं कि ये एक आर्किटेक्चरल दर्शन है, एक मानसिकता की तरह। एग्जैक्टली। ये सिस्टम के हर संभावित बॉटलनेक की पहचान करने और खराब से खराब स्थिति के लिए पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने की मानसिकता है। क्योंकि जब ट्रैफिक में अचानक उछाल आता है तो केवल वेब सर्वर ही नहीं, हाँ, बल्कि नेटवर्क बैंडविड्थ, डेटाबेस कनेक्शन पूल और स्टोरेज की इनपुट आउटपुट क्षमता सब कुछ चरम दबाव में आ जाता है। हार्वर्ड के स्रोत में ये बहुत ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कैसे एक सिंगल नोड आर्किटेक्चर से शुरुआत करके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स तक का सफर तय किया जाता है। तो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी स्तर से करते हैं, यानी डिप्लॉयमेंट के लिए होस्टिंग का चुनाव। इंटरनेट पर शेयर्ड होस्टिंग देने वाली कई कंपनियां हैं जो $10 से भी कम कीमत में अनलिमिटेड स्टोरेज और अनलिमिटेड बैंडविड्थ का दावा करती हैं। जब कोई नया प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है तो ये आकर्षक तो बहुत लगता है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे वर्चुअल होस्टिंग का एक ऐसा मॉडल काम कर रहा होता है जो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। क्योंकि एक ही फिजिकल सर्वर पर सैकड़ों क्लाइंट्स के एप्लीकेशंस होस्ट कर दिए जाते हैं। ये तो वही बात हुई कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोग। हाँ, इसे नॉइजी नेबर यानी शोर मचाने वाले पड़ोसी की समस्या कहा जाता है। अच्छा, नॉइजी नेबर। होस्टिंग प्रोवाइडर्स ये मानकर ओवर प्रोविजनिंग करते हैं कि ज्यादातर साइट्स पर नाम मात्र का ट्रैफिक रहेगा। लेकिन अगर उसी शेयर्ड सर्वर पर मौजूद किसी एक एप्लीकेशन पर भारी स्पाइक आ जाए तो वो पूरे सर्वर के CPU साइकिल्स और थ्रेड्स को अपने कब्जे में ले लेता है। मतलब बाकी सबका नुकसान। रिसोर्स स्टार्वेशन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें रिसोर्सेज मिलते ही नहीं। इससे बचने के लिए अगला तार्किक कदम क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की तरफ जाना। हाँ, VPS। यहाँ VMware या Citrix जैसे हाइपरवाइजर्स के माध्यम से हार्डवेयर स्तर पर आइसोलेशन प्रदान किया जाता है। VPS में यह आइसोलेशन एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और तय संसाधन तो देता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बड़ा कैच है। सही कहा। डेटा फाइल्स अन्य ग्राहकों से तो सुरक्षित रहती हैं, लेकिन वेब होस्टिंग कंपनी के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं। यानी जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रही है वो जब चाहे मशीन को सिंगल यूजर मोड या डायग्नोस्टिक मोड में माउंट कर सकती है। बिल्कुल, और उस स्थिति में रूट पासवर्ड को बाईपास करके पूरे फाइल सिस्टम तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए क्लाउड में डिप्लॉय किए गए डेटा को पूरी तरह से प्राइवेट मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। डेटा प्राइवेसी के साथ साथ डेटा ट्रांसमिशन की सुरक्षा भी उतनी ही गंभीर बात है। अक्सर लोग वेब सर्वर पर कोड या एसेट्स डिप्लॉय करने के लिए साधारण FTP का इस्तेमाल करते हैं, जो आज के समय में एक बड़ी सुरक्षा खामी है ना? हाँ, साधारण FTP ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स को नेटवर्क पर बिना किसी एन्क्रिप्शन के क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में भेजता है। मतलब पासवर्ड्स हवा में ऐसे ही तैर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक नेटवर्क पर बैठकर पैकेट स्निफिंग टूल चला रहा हो तो वो आसानी से यूजर नेम और पासवर्ड कैप्चर कर सकता है। तो इसका समाधान SFTP है? हाँ, SFTP यानी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। ये SSH टनलिंग के माध्यम से पूरे ट्रांसमिशन को एंड टू एंड एन्क्रिप्ट कर देता है। ट्रांसमिशन सुरक्षित होने के बाद जब एप्लीकेशन पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है तो Amazon EC2 जैसी सेवाएं पिक्चर में आती हैं। कंप्यूट क्लाउड ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से
ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की ओर एक बड़ा शिफ्ट है। यानी पहले से महंगे सर्वर खरीदने की बजाय जितना इस्तेमाल करो उतना पैसा दो। बिल्कुल। ट्रैफिक स्पाइक आने पर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के जरिए नए इंस्टेंसेस स्पिन अप किए जा सकते हैं। और ट्रैफिक कम होने पर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जब किसी मौजूदा मशीन की क्षमता बढ़ाने की बात आती है तो दो प्रमुख रणनीतियां सामने आती हैं, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का सीधा अर्थ है मौजूदा नोड में ही अधिक कंप्यूट पावर जोड़ना। इसमें हार्डवेयर अपग्रेड्स शामिल होते हैं, जैसे सर्वर में अधिक कोर वाले प्रोसेसर लगाना। हाँ, या स्टोरेज के लिए स्टैंडर्ड ड्राइव्स की जगह 15,000 आरपीएम वाली सैस ड्राइव्स या एंटरप्राइज ग्रेड एसएसडीज का उपयोग करना। डेटाबेस सर्वर्स के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां सबसे बड़ा बॉटलनेक डिस्क का आईओपीएस होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। एसएसडीज डिस्क सीक टाइम को लगभग खत्म कर देते हैं। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग की एक अपरिहार्य सीमा है जिसे द सीलिंग कहा जाता है। सही कहा, एक मदरबोर्ड के भौतिक क्षमता सीमित होती है और एक सीमा के बाद हाई एंड हार्डवेयर की कीमत एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है, जो इसे आर्थिक रूप से अलाभकारी बना देती है। इसी सीलिंग को तोड़ने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का रुख किया जाता है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर बनाने के बजाय कमोडिटी हार्डवेयर या कई छोटे सर्वर्स का एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे ही सिंगल नोड आर्किटेक्चर मल्टी नोड में बदलता है, एक बहुत जटिल इंजीनियरिंग समस्या जन्म लेती है। इनकमिंग ट्रैफिक की राउटिंग की समस्या। हाँ, जब सर्वर्स की संख्या एक से अधिक हो तो इंटरनेट ट्रैफिक को ये कैसे पता चलेगा कि उसे किस सर्वर पे जाना है? इसके लिए शुरुआती दौर में डीएनएस राउंड रॉबिन का इस्तेमाल किया जाता था। डीएनएस सर्वर जैसे बाइंड डोमेन रेजोल्यूशन के दौरान हर नए रिक्वेस्ट के लिए क्रमिक रूप से अलग-अलग आईपी एड्रेस लौटाता है, जैसे ताश के पत्ते बांटना। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो डीएनएस राउंड रॉबिन सिद्धांत रूप से लोड बांटने का काम करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अक्सर विफल रहता है। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है डीएनएस कैशिंग। लेटेंसी कम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर्स और यहां तक कि आईएसपी भी आईपी एड्रेस को कैश कर लेते हैं। अच्छा, तो वो बार-बार डीएनएस से नहीं पूछते? बिल्कुल। यदि कोई पावर यूजर या किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क का पूरा ट्रैफिक किसी एक आईपी पर कैश हो जाता है, तो वो सारा भारी लोड लगातार उसी एक सर्वर पर जाता रहेगा। इसका परिणाम ये होता है कि क्लस्टर का एक सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश हो जाता है और बाकी नोड्स खाली बैठे रहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां ट्रैफिक को बिना सोचे समझे बांटना खतरनाक हो सकता है। यहीं पर लोड बैलेंसेस की आवश्यकता महसूस होती है। लोड बैलेंसर, चाहे वो HA प्रॉक्सी जैसा सॉफ्टवेयर हो या कोई समर्पित हार्डवेयर अप्लायंस, रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करता है। या बाहरी दुनिया के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है। हाँ, ये बैकएंड सर्वर्स की हेल्थ चेक करता है, उनके वर्तमान लोड का मूल्यांकन करता है और फिर बुद्धिमानी से ट्रैफिक को सबसे कम व्यस्त नोड पर राउट करता है। और सुरक्षा के लिहाज से बैकएंड सर्वर्स को पब्लिक आईपी देने के बजाय प्राइवेट आईपी दिए जाते हैं, जिससे वे सीधे इंटरनेट के संपर्क में आने से बच जाते हैं। लेकिन लोड बैलेंसर ट्रैफिक राउटिंग की समस्या तो सुलझा देता है, पर यह एप्लीकेशन लेयर पर एक नई चुनौती पैदा करता है, जिसे द स्टिकी सेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। मान लीजिए कोई यूजर ई-कॉमर्स साइट पर शॉपिंग कर रहा है। उसने सर्वर 1 पर लॉगिन किया और कार्ट में सामान डाला। फिर लोड बैलेंसर ने उसे अगले क्लिक पर सर्वर 2 पर भेज दिया। अब सर्वर 2 उसे पहचानता ही नहीं है और फिर से लॉगिन करने को कहता है। उसका कार्ट गायब हो गया। ये आर्किटेक्चर के स्टेटफुल से स्टेटलेस होने के बीच का संघर्ष है। इस स्टिकी सेशन की समस्या को हल करने के लिए दो मुख्य रणनीतियां हैं। पहला विकल्प है शेयर्ड स्टोरेज, जहां सभी वेब सर्वर्स सेशन डेटा को अपनी लोकल डिस्क में सेव करने के बजाय नेटवर्क पर मौजूद किसी एक शेयर्ड फाइल सिस्टम या डेटाबेस में सेव करते हैं। लेकिन शेयर्ड स्टोरेज अपने आप में एक नया बॉटलनेक और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन सकता है ना? बिल्कुल। इसलिए कुकीज के जरिए स्टिकी सेशंस लागू करना ज्यादा स्केलेबल तरीका माना जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लोड बैलेंसर क्लाइंट के ब्राउजर में एक कुकी इंजेक्ट कर देता है। अगली हर रिक्वेस्ट के साथ वो कुकी वापस आती है, जिसे पढ़कर लोड बैलेंसर ये सुनिश्चित करता है कि ट्रैफिक उसी विशिष्ट सर्वर पर जाए जहां सेशन शुरू हुआ था। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म सुरक्षा पहलू भी है। उस ट्रैकिंग कुकी में बैकएंड सर्वर का असली प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए। तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके बजाय एक रैंडम हैश या आइडेंटिफायर का उपयोग किया जाता है,
जिसे केवल लोड बैलेंसर ही डिकोड कर सकता है। ये तो बात हुई सेशंस की। लेकिन स्टिकी सेशंस के बावजूद हार्डवेयर की विफलता एक अपरिहार्य सत्य है। हार्ड ड्राइव क्रैश होने का डर हमेशा रहता है। स्टोरेज फेलियर से बचने के लिए रेड यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स का उपयोग किया जाता है। रेड 0 डेटा को कई डिस्क्स पर स्ट्राइप करता है, जिससे शानदार स्पीड मिलती है। लेकिन रिडंडेंसी शून्य होती है। एक डिस्क फेल होने का मतलब है पूरा डेटा नष्ट होना। इसलिए एंटरप्राइज वातावरण में रेड 1 यानी मिररिंग का इस्तेमाल होता है, जहां डेटा की एक एग्जैक्ट कॉपी दूसरी ड्राइव पर समानांतर रूप से लिखी जाती है। अगर एक हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए तो सिस्टम बिना किसी डाउन टाइम के दूसरी ड्राइव से काम करता रहता है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि रेड 1 हार्डवेयर रिडंडेंसी देता है, ये बैकअप का विकल्प नहीं है। बहुत सही पॉइंट। अगर एप्लीकेशन स्तर पर कोई डेटा गलती से डिलीट कर दिया जाए तो वो मिरर की गई दोनों ड्राइव से तुरंत डिलीट हो जाएगा। और उच्च स्तर की फॉल्ट टॉलरेंस के लिए रेड 6 का विकल्प है, जिसमें डबल पैरिटी होती है। यानी क्लस्टर में एक साथ 2 हार्ड ड्राइव्स के क्रैश होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। स्टोरेज रिडंडेंसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर यानी SPOF को खत्म करना। भले ही डेटा सेंटर के भीतर कितने भी सर्वर्स या ड्राइव्स लगा लिए जाएं, अगर उन्हें पावर देने वाली सर्किट या नेटवर्क को राउट करने वाला स्विच एक ही है, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस एक घटक पर निर्भर है। तार कटी और सब बंद। एग्जैक्टली। आधुनिक डेटा सेंटर्स में मल्टीपल रिडंडेंट पावर सप्लाईज और डुअल नेटवर्क कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। लोड बैलेंसर्स के मामले में भी ये बात लागू होती है। केवल एक लोड बैलेंसर रखना घातक हो सकता है। इसलिए एक्टिव-एक्टिव या एक्टिव-पैसिव पेयर्स का उपयोग किया जाता है। यह एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करता है। दोनों लोड बैलेंसर्स नेटवर्क पर VRRP या कीप अलाइव के जरिए लगातार एक दूसरे को हार्टबीट्स भेजते रहते हैं। उनके पास एक वर्चुअल IP होता है। अगर प्राइमरी लोड बैलेंसर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर क्रैश के कारण हार्टबीट भेजना बंद कर देता है, तो पैसिव नोड मिलीसेकंड्स के भीतर उस वर्चुअल IP को टेक ओवर कर लेता है। और बाहर से आ रहे ट्रैफिक को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि पीछे पूरा राउटिंग हार्डवेयर बदल चुका है। ये तो नेटवर्क स्तर की स्केलेबिलिटी हुई। अब एप्लीकेशन लेयर की परफॉर्मेंस पर आते हैं। बार-बार डेटाबेस से डेटा फेच करना, खासकर जटिल SQL क्वेरीज के जरिए, सिस्टम के लिए सबसे महंगा काम होता है। स्रोत सामग्री में क्रेटलिस्ट का आर्किटेक्चर इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जो आज भी 90 के दशक जैसा दिखता है। वो सीधे फ्लैट HTML फाइलें सर्व करते हैं। ये बेहद तेज होता है क्योंकि डिस्क IO और डेटाबेस प्रोसेसिंग का ओवरहेड खत्म हो जाता है। लेकिन आधुनिक डायनामिक एप्लीकेशंस में, जहां कंटेंट हर सेकंड बदलता है, यह तरीका अव्यवहारिक है। तो इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं? मेमकैस्ट जैसे इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर्स का उपयोग करके। मेमकैस्ट डेटाबेस क्वेरीज के रिजल्ट्स को सीधे सर्वर की रैम में कैश कर लेता है। जब कोई नई रिक्वेस्ट आती है तो एप्लीकेशन पहले मेमकैस्ट में चेक करता है। अगर डेटा वहां मिल जाता है, जिसे कैश हिट कहते हैं, तो उसे डेटाबेस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि रैम हार्ड ड्राइव के मुकाबले कई गुना तेज होती है, इसलिए लेटेंसी एकदम कम हो जाती है। लेकिन डेटाबेस को भी स्केल करना जरूरी है। शुरुआती फेसबुक आर्किटेक्चर इसका बेहतरीन उदाहरण है। सोशल मीडिया और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पर रीड टू राइट अनुपात बहुत असंतुलित होता है। यूजर्स स्टेटस अपडेट कम करते हैं, लेकिन दूसरों का फीड हजारों बार स्क्रॉल करते हैं। इसी विषमता को संभालने के लिए डेटाबेस रेप्लिकेशन, विशेष रूप से मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर का निर्माण किया जाता है। इस सेटअप में एक मास्टर डेटाबेस होता है जो सभी राइट ऑपरेशंस को हैंडल करता है। जैसे ही कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, वो डेटा नेटवर्क पर मौजूद कई स्लेव डेटाबेस नोड्स पर रेप्लिकेट हो जाता है। अब एप्लीकेशन का रीड लॉजिक सभी रीड रिक्वेस्ट को इन स्लेव नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हालांकि इसमें रेप्लिकेशन लैग एक चुनौती हो सकती है, जहां डेटा मास्टर में तो लिखा जा चुका है, लेकिन स्लेव तक पहुंचने में कुछ मिलीसेकंड का समय लगता है, जिससे यूजर को पुराना डेटा दिखने की संभावना रहती है। हाँ, क्लस्टर्स, लोड बैलेंसर्स और रेप्लिकेटेड डेटाबेस, ये सब एक बेहतरीन लोकल आर्किटेक्चर तैयार करते हैं। लेकिन एक डरावना सवाल है, क्या हो यदि किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे आग, बाढ़ या बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड का फेल होना? ऐसी स्थितियां अकल्पनीय लग सकती हैं, लेकिन Amazon's वेब सर्विसेज जैसी विशाल प्रणालियों ने भी इन कारणों से आउटेज का सामना किया है। केवल एक डेटा सेंटर में रिडंडेंसी होना पर्याप्त नहीं है।
इस डिजास्टर रिकवरी परिदृश्य से निपटने के लिए अवेलेबिलिटी जोन्स और मल्टी रीजन आर्किटेक्चर का सहारा लिया जाता है। ग्लोबल स्केलेबिलिटी का ये अंतिम चरण है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भौगोलिक रूप से अलग-अलग जोन्स में बांटा जाता है, जिनकी पावर और नेटवर्क पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा एक पूरे रीजन को डाउन कर देती है, तो डीएनएस स्तर पर ग्लोबल लोड बैलेंसिंग तुरंत प्रभाव से सारे ट्रैफिक को दूसरे रीजन की ओर मोड़ देती है। जैसे अमेरिका से यूरोप या एशिया की तरफ। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की चरम सीमा है। लेकिन इन सब के बीच नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन जितना बढ़ता है, अटैक सरफेस भी उतना ही विस्तृत हो जाता है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज नेटवर्क टोपोलॉजी का सबसे अहम उसूल बन जाता है। फायरवॉल्स और सबनेट्स के माध्यम से नेटवर्क को अलग-अलग लेयर्स में विभाजित किया जाता है। बाहरी लोड बैलेंसर को इंटरनेट से केवल पोर्ट 80 और पोर्ट 443 पर ट्रैफिक स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, HTTP और HTTPS के लिए। और उस लोड बैलेंसर के पीछे जो वेब सर्वर्स होते हैं वो एक अलग प्राइवेट सबनेट में होते हैं। सबसे गहरी सुरक्षा परत डेटाबेस लेयर की होती है। डेटाबेस सर्वर्स इंटरनेट से पूरी तरह कटे होते हैं और केवल वेब सर्वर्स के सबनेट से पोर्ट 3306 पर इनकमिंग कनेक्शन स्वीकार करते हैं। इस माइक्रो सेगमेंटेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि कोई हमलावर वेब सर्वर को हैक भी कर ले तो वह नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ सकता। वो SSH के जरिए डेटाबेस सर्वर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि नेटवर्क के नियम उसे वहीं ब्लॉक कर देते हैं। इन सभी आर्किटेक्चरल परतों का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि जिस इंटरनेट को हम एक साधारण क्लिक के रूप में अनुभव करते हैं, वो पर्दे के पीछे कितनी जटिल इंजीनियरिंग का परिणाम है। एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के क्लस्टर से होते हुए, मेमकैस्ट को पार करते हुए मास्टर स्लेव डेटाबेस से डेटा फेच करती है, और ये सब मिलीसेकंड्स में होता है। स्केलेबिलिटी केवल शक्तिशाली हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं है, ये इस बात का विज्ञान है कि सिस्टम के हर फेलिंग पॉइंट को कैसे बाईपास किया जाए। ये सच है कि इस जटिलता ने इंटरनेट को अभूतपूर्व स्थिरता दी है, लेकिन ये विकास एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहा है जो विचारणीय है। वो कैसे? जैसे जैसे ये ग्लोबल नेटवर्क्स अधिक जटिल होते जा रहे हैं, इंसान इनकी निगरानी और ऑटो स्केलिंग के लिए पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होते जा रहे हैं। AI खुद ट्रैफिक पैटर्न्स का विश्लेषण करता है। हाँ, और रिसोर्स एलोकेशन को डायनामिक रूप से एडजस्ट करता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ये उन्नत AI मॉडल्स इस नेटवर्क टोपोलॉजी को अपने तरीके से ऑप्टिमाइज करने लगेंगे, ऐसे तरीके जो शायद इंसानी तर्क से परे हों। बिल्कुल, तो अगर वो हाइपो ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम कभी क्रैश हो जाता है तो इंसान उसे कैसे डीबग करेगा, जब उसे उस AI जनरेटेड लॉजिक की बुनियादी समझ ही नहीं होगी। क्या ऐसा तो नहीं कि स्केलेबिलिटी हासिल करने की इस अंधी दौड़ में तकनीकी आर्किटेक्चर एक ऐसे ब्लैक बॉक्स में तब्दील होता जा रहा है जिसे बनाने वाले खुद ही नहीं समझ पाएंगे? ये वाकई एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जो भविष्य के सिस्टम डिजाइनर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है। एक ऐसा विचार जो हमारे श्रोताओं को भी आगे सोचने पर मजबूर करेगा।